हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे प्रकाश के कणीय प्रकृति और डी ब्रॉगली तरंग समीकरण के बारे में। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है एक आपका प्रकाश की कणीय प्रकृति और एक छोटा सा टॉपिक है अपना डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। लेकिन यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। और हमेशा कहता हूं बच्चों की प्रॉपर तैयारी के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ये किसका नंबर है सर? ये शिव सर का पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है ताकि हमारी तैयारी और प्रॉपर हो तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। इस नंबर पे कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के बात को बच्चों, आज के कहानी को, आज के है ना टॉपिक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने, इसके पहले यदि हम आपसे बात करें कि भाई आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति की प्रकाश किरणें आती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है और अपने स्थान को छोड़ करके उत्सर्जित होने लगता है। यह प्रक्रिया आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम आइंस्टीन ने व्याख्या की, है ना। लेनार्ड का प्रयोग, मिल्टन का प्रयोग, है ना, हालबॉक्स का प्रयोग और आप लोगों ने हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ा। तो प्रकाश किरणें जब किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, यदि उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है और बच्चों अपने स्थिति से वो निकल जाता है, यानी धातु की सतह से निकल जाता है। ये प्रक्रिया आप लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना समझा। प्रकाश विद्युत प्रभाव से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रकाश विभिन्न पदार्थों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा कि वह क्वांटा या ऊर्जा के पैकेट से बना हो, जिसमें से प्रत्येक की ऊर्जा E बराबर कितनी होती है बच्चों? hν होती है। प्रत्येक क्वांटा से संवेग का मान होता है hν/c। कितना होता है बच्चों? hν/c भी होता है। ऊर्जा के साथ साथ संवेग का होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है ना। प्रकाश के इस कण को फोटॉन कहा गया। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोगों ने समझा कि प्रकाश किसी सतह पर टकराती है, टकराने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करता है और अपने सतह से आगे की ओर चलने लगता है। साथ में उसकी कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है बच्चों, है ना। अब ये विभिन्न पदार्थों के साथ, केवल एक ही पदार्थ नहीं, अलग अलग पदार्थ हो सकता है, तो विभिन्न पदार्थों के साथ व्यवहार इस तरीके से करता है कि मानते हैं कि ये जो प्रकाश किरण आ रहा है ना, प्रकाश किरण जो आपतित हो रहा बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा व्याप्त है और वो ऊर्जा आपके E बराबर hν के बराबर होता है। इसको किसने बताया था? प्लांक ने बताया था। किसने बताया था? प्लांक ने बताया था कि प्रकाश जो कण है उसकी ऊर्जा E बराबर hν के बराबर है। और बच्चों ये जो छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे क्वांटा, यानी छोटे छोटे जो आप लोग कणों का समूह मानते हो बच्चों, उसको हम क्वांटा बोलते हैं, है ना। इसकी जो एक निश्चित संवेग होती है, संवेग का मतलब होता है बच्चों hν/c, निश्चित संवेग होता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव से स्पष्ट व्याख्या होती है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए बोला गया कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव से स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश किरण आ रही है उनमें संवेग है, इसका मतलब वो कण की प्रकृति होगा, यानी उसमें कण का व्यवहार होगा, तभी संवेग है, अन्यथा संवेग नहीं हो सकता। क्योंकि संवेग किसी न किसी पदार्थ, किसी न किसी कण, किसी न किसी वस्तु में ही होगा। ऐसे बिना किसी, हम बात करें कण के बिना किसी पदार्थ के यदि संवेग मान लें, क्योंकि द्रव्यमान होता है और उसका वेग होता है तो तभी तो संवेग होगा। तो संवेग का होना यह पुष्टि होता है कि प्रकाश जो है कण की भांति होता है और वो कण जो है बच्चों फोटॉन है, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे कणों का समूह, है ना, पैकेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोटॉन के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे 1924 में ही कॉम्पटन ने इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्स किरणों के प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश की कणीय प्रकृति को सत्यापित किया था। ये कहोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक चीज था, इसलिए जानना जरूरी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? फोटॉन के अभिलक्षण बताओ, फोटॉन के अभिलक्षण बताओ। यदि आप लोगों ने प्यारे बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रखी है तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। पहला देखो बच्चों कि किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर
प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, किंतु किसी दिए गए क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटान की संख्या बढ़ जाती है। क्या बोला गया बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। फोटान के अभिलक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। फोटान का विलक्षण क्या है कि किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें। तीव्रता बढ़ाएंगे बच्चों तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ाएंगे उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। तीव्रता को कैसे हम समझे सर, कैसे हम समझें? जैसे मान लीजिए हाथ हमारा ऐसे जा रहा है, हाथ तो वही है ना, हमने धीरे से मारा तो आपको थोड़ा सा कम लगा, हमने तेज से मारा तो इसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ गई, यानी प्रकाश में जाने वाले कणों की संख्या बढ़ गई, तो भाई साहब वहां पे उसकी तीव्रता ज्यादा हो जाती है। जैसे बच्चों और समझता हूं, एक कहीं पे आग जल रही है, उसके पास में बैठोगे तो उसका लौ आपको ज्यादा लगेगा, उसका जो गर्माहट है आपको ज्यादा लगेगा। जैसे से दूर बढ़ते जाओगे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, गर्माहट आपको कम लगेगा। ये उसकी तीव्रता को समझो। तो कहने का तात्पर्य किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दे, तीव्रता बढ़ा दे, प्रति सेकंड कणों की संख्या बढ़ा दे, तो फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी फोटान में जितना ऊर्जा है उतना ही ऊर्जा रहेगा, लेकिन प्रति क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटान की संख्या बढ़ जाती है। मैंने क्या बोला, किसकी स्पीड बढ़ जाएगी। प्रकाश फोटान के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो प्यारे बच्चों बोला यह गया कि यदि हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो उस क्षेत्रफल से फोटान की संख्या बढ़ जाएगी, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। वो कण ऐसी आवृत्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी गति जो है प्रति सेकंड वहां से निकलने वाले कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। जैसे किसी जगह पे बैरियर लगा हुआ है और जैसे बैरियर खुला तो फटाफट गाड़ियां चलने लग गई कि भैया जल्दी चलो, नहीं फिर बंद हो जाएगा, जल्दी चलो। यानी तीव्रता हमने बढ़ा दी, प्रति सेकंड वहां से निकलने वाले गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, यानी फोटान की संख्या बढ़ गई। बच्चों समझ में आया? उम्मीद करता हूं बन गया होगा। तीव्रता निर्वात में सभी फोटान समान चाल से चलते हैं। कहने का मतलब आप सबको पता है कि प्रकाश सूर्य से आकर के पृथ्वी तक पहुंचती है और उस प्रकाश की चाल बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और इसी के चाल में प्यारे बच्चों फोटान भी आगे कंपन करते हुए गति आगे बढ़ता है, तभी तो यहां तक पहुंचता है। क्योंकि वो जो प्रकाश है वो फोटान के रूप में आ रहा है, तो फोटान की गति प्रकाश की किरण के भांति होगा, तभी तो भाई साहब यहां तक पहुंच रहा है। यानी प्रकाश और फोटान एक दूसरे के समानुपाती है। फोटान आ रहा है तभी तो प्रकाश की किरण पहुंच रही है। तो बच्चों उनका जो वेग है लगभग प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब कोई फोटान विभिन्न माध्यमों से गुजरता है तो उनकी आवृत्ति वही रहती है, किंतु चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। आवृत्ति का मतलब होता है बच्चों इकाई सेकंड में कंपनों की संख्या। यानी यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि फोटान विभिन्न माध्यम से गुजरता है तो माध्यमों के आधार पर उसका चाल बदल सकता है, उसका तरंगदैर्घ्य बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवृत्ति क्या है सर? इकाई समय में कितने बार कंपन करता है। जैसे ऐसे कंपन करते हुए आगे बढ़ता है तो इकाई समय में कितने बार कंपन करते हैं, नहीं 1 सेकंड में 10 बार कंपन करता है तो 10 बार ही कंपन करता है, चाहे कोई भी माध्यम आ जाए। तरंगदैर्घ्य भले ही बदल जाएगा, उसके सरंगित की दूरी और गर्त की दूरी। समझ में आया? फोटान विद्युत रूपण उदासीन है। उदासीन मतलब किसी प्रकार से उसमें कोई चार्ज नहीं है, और जिसमें किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, जिसमें किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं होता तो सीधा है वो ना तो विद्युत क्षेत्र से ना तो चुंबकीय क्षेत्र से कभी भी विक्षेपित नहीं होता। फोटान कण संघट्ट में कुल ऊर्जा, कुल संवेग संरक्षित रहता है। यानी संघट्ट होगा तो उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, भले ही रूपांतरित हो जाए, किंतु फोटानों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। संघट्ट में कुछ फोटान अवशोषित हो सकते हैं अथवा कुछ फोटान उत्पन्न हो सकते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए 4 फोटान आपस में टकरा गए तो हो सकता है 3 ही फोटान हो जाए, हो सकता है 5 फोटान हो जाए, तो टूट कर अलग हो सकता है, लेकिन टोटल जो एनर्जी है वो उतना ही रहेगा। संघट्ट के पहले 4 हमने फोटान ले रखा, चारों फोटान आपस में मिल जाएंगे, संघट्ट का मतलब टकराएंगे, हो सकता है 3 फोटान बन जाए, हो सकता है 2 फोटान बन जाए, लेकिन पहले 4 की जितनी एनर्जी थी, भले वो 5 बना हो या 3 बना हो, उनकी एनर्जी टोटल उतनी ही होगी जितना पहले था।
संघट्ट का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा कि दो वस्तु आपस में टकरा जाए वो संघट्ट कहलाता बच्चों। ठीक है, फोटान की ऊर्जा के लिए हम E बराबर एच न्यू के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, E बराबर एच न्यू के रूप में दर्शाते हैं बच्चों। तो ये इसके प्रॉपर्टी हो गए, एक दो प्रॉपर्टी और हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। पहला ये था कि मान लीजिए बच्चों, यदि हम किसी भी प्रकाश किरण में फोटान की तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देंगे, देखिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, लेकिन प्रति सेकंड यानी फोटान की ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। हर एक फोटान की ऊर्जा उतनी ही रहती है। ठीक है, फोटान की ऊर्जा उतनी ही रहती है, लेकिन एक निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटान की संख्या बढ़ जाती है। यानी बच्चों जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे तो वहां से गुजरने वाले फोटान के कणों की संख्या बढ़ जाती है। इन फोटान का यदि चाल देखें तो एक समान चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की दर से होता है। यदि ये विभिन्न माध्यम में गुजरते हैं बच्चों तो क्या क्या अपरिवर्तित रहता है, चाल और तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है, बदल जाता है, जबकि इसकी आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। ये उदासीन है, जब उदासीन है ना तो विद्युत क्षेत्र ना तो चुंबकीय क्षेत्र से ये विक्षेपित होगा। ठीक है, फोटान के कई कण हैं, जब संघट्ट करते हैं तो इनकी ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है बच्चों। संवेग और कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहेगा। कुल ऊर्जा चाहे वो 5 कण से संघट्ट हो, चाहे 10 कण और उससे बनने वाला 15 कण हो जाए, लेकिन जितनी ऊर्जा पहले उतनी ऊर्जा बाद में भी होती है। और फोटान के समीकरण को हम E बराबर यानी ऊर्जा के समीकरण को E बराबर एच न्यू से व्यक्त कर सकते हैं। और फोटान के संवेग को किससे दर्शाओगे सर? फोटान के संवेग को अगला नंबर आप लोग देख लेना, ये आपका 6 था, ये 7 नंबर। फोटान का संवेग, फोटान का संवेग, फोटान का संवेग, संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। प्रकाश का चाल ही तो वेग है बच्चों, है ना। ये चीज आप लोग तैयार कर लेना। तो लेमडा बराबर कितना होता है, P/mv या P/m इंटू सी। P नहीं सर, P नहीं, H होना चाहिए। क्या होना चाहिए? H। क्या होना चाहिए? H। H/ या बच्चों H/m इंटू v। ठीक है, या H/p, H/p, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, संवेग बराबर जो होता है तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब जैसे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर C/μ होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर C/, लैम्डा बराबर C/μ, C/μ, ये म्यू होता है। ठीक है, संवेग का सूत्र तो P बराबर m इंटू सी लिख ही सकते हो बच्चों। ठीक है, आगे हम इसको डी ब्रागली तरंग समीकरण में देखेंगे, थोड़ा और मजा आ जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग ये सब सूत्र याद रखना। ठीक है, और C बराबर यदि आप लोग लिखें तो जैसे आपको बोला गया कि लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर होता है C/μ, तो बच्चों C बराबर कितना हो जाएगा, तो म्यू लैम्डा हो जाएगा। C बराबर म्यू लैम्डा, लैम्डा बराबर, चलो इसको हम आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अभी यहां पर आप लोग इतना समीकरण तैयार कर लेना। चलो भाई, चलो थोड़ा सा एक चीज और आप लोग समझो कि भाई साहब यदि मान लीजिए अगला नंबर है, ये आपका 8वां नंबर बताओ आप लोग। यदि मान लीजिए फोटान का द्रव्यमान m है, फोटान का द्रव्यमान m है, फोटान का द्रव्यमान m है, m है, तो बच्चों m बराबर फार्मूला बता दो आप लोग। m बराबर क्या होता है, विराम द्रव्यमान √1 -
√1 माइनस, ये आप लोगों को याद रखना है, v² अपान c स्क्वायर, v² अपान c स्क्वायर, ये आप लोगों की याद रखना बच्चों। इससे एक फार्मूला बन जाएगा m विराम द्रव्यमान बराबर m √1 माइनस v² अपान c स्क्वायर। ठीक, ये चीज आप लोगों को ये आप लोगों को तैयार रखना। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है तो फिर आप लोगों की ये नहीं रहेगा कि सर हमसे नहीं बनता। ठीक, फिलहाल अभी यहां से फोटान के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है? द्रव्य की तरंग प्रकृति यानी द्वैती प्रकृति। डी ब्रॉगली ने बताया कि कण जो है ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है, मतलब बच्चों ये जब आगे की ओर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के कारण इसमें तरंग का भी गुण पाया जाएगा, जिससे हम तरंग प्रकृति के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो द्रव्य के रूप में या विकिरण के रूप में चलती है। द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थ की कुछ भी आवश्यकता हो सकती है, द्रव्य के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात विकिरण के रूप में विद्यमान है। और प्रकृति में सम्मितता है। सम्मितता मतलब सब में समानता है। समानता का मतलब यह हुआ कि यदि विकिरण की द्वैती प्रकृति है तो भाई साहब गतिमान द्रव्य व कण की भी द्वैती प्रकृति होनी चाहिए, अर्थात गतिमान कण में तरंग गुण होना चाहिए। ठीक है, अर्थात डी ब्रॉगली के अनुसार गतिमान कण के साथ साथ तरंग संलग्न होता है और गतिमान कण के साथ संलग्न इस तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहा जाता है। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण आएगा तो इसको लिखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा। लुईस डी ब्रॉगली ने अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की, कब? 1924 की ही बात है, 1924 की ही बात है। लुईस डी ब्रॉगली ने अपना एक तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। बोला दुनिया में जो भी ऊर्जा है या तो द्रव्य अवस्था में होगा या तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होगी, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होगी। और प्रकाश में कण की प्रकृति है यदि, तो सम्मितता के कारण पूरा ब्रह्मांड में सम्मितता है, प्रकृति में सम्मितता है कि जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय विकिरण में, विद्युत चुंबकीय विकिरण में कण प्रकृति और तरंग प्रकृति हम मानते हैं, वैसे ही जो आपका प्रकाश का कण है उसमें भी एक तरंग संलग्न होगा, उसमें भी तरंग प्रकृति पाई जाएगी और उस तरंग को हम डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बताए कि दुनिया में, अब उनका सिद्धांत है तो उनको तो मानना पड़ेगा, हम उनके सिद्धांत को तो बदल नहीं सकते। उन्होंने कहा विश्व में जितनी भी ऊर्जा है या तो द्रव्य अवस्था में है, कुछ पदार्थ की अवस्था में है, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, कण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, द्रव्य मतलब सब कुछ, या तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में है और प्रकृति में सम्मितता है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण में द्वैती प्रकृति है, तो भाई साहब इसमें भी द्वैती प्रकृति होनी चाहिए। किसमें? प्रकाश के कण में भी द्वैती प्रकृति होनी चाहिए। तब उन्होंने बताया कि प्रत्येक गतिमान कण, जिन दुनिया का कोई भी गतिमान कण है उसके साथ एक तरंग भी संलग्न है, उसके साथ तरंग जुड़ा हुआ है और भाई इस गतिमान कण के तरंग को द्रव्य तरंग और डी ब्रॉगली तरंग कहा गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या? डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली समीकरण। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटान की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। क्या सर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, आधार पर फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? पहले बच्चों बता सकते हो आप? सर होता है E बराबर होता है h न्यू। कितना होता है? E बराबर होता है h न्यू। कितना होता है? E बराबर h न्यू होता है। ये किसने बताया? जहां h क्या है? प्लांक नियतांक है। जहां h क्या है? प्लांक नियतांक है। जहां h क्या है बच्चों? प्लांक नियतांक। वाह, ये आपका न्यू क्या है बच्चों?
फोटान की आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति है। ये जो प्रकाश किरण आती है जो तरंग के रूप में बच्चों, ये न्यू क्या है, आवृत्ति है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर मैंने कहा फोटान की ऊर्जा का समीकरण बच्चों, यानी फोटान की ऊर्जा समीकरण E बराबर एच न्यू होता है, जहां एच प्लांक नियतांक, न्यू विकिरण की आवृत्ति है। न्यू क्या है, विकिरण की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है सर, विकिरण की आवृत्ति है। तो ये किसकी आवृत्ति है, विकिरण की, विकिरण की क्या है, आवृत्ति है। और ये ऊर्जा समीकरण है, क्या है बच्चों, ऊर्जा समीकरण। इसको एक समीकरण हम दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। अब आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने भी बताया था, क्या बताया था कि भाई साहब जो समीकरण होता है वो एच न्यू नहीं होता है, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। यदि मान लीजिए फोटान का द्रव्यमान m हो तो भाई साहब आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, यदि 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 क्या सर, यदि फोटान का द्रव्यमान m हो, यदि फोटान का द्रव्यमान, यदि फोटान का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ऊर्जा संबंध समीकरण से या ऊर्जा तुल्यता समीकरण, ठीक, ये कितना होता है सर, ये होता है फिर बच्चों E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। इसको समीकरण 2 दे दो। E ऊर्जा है, m फोटान का द्रव्यमान है बच्चों, और C जहां पे है प्रकाश का चाल है। जहां C प्रकाश का चाल है, आप लोगों को दिक्कत हो तो यहां पर लिख लेना, जहां C प्रकाश का वेग है, जहां C प्रकाश का वेग है, जहां C प्रकाश का वेग है। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना कर दो ना, खत्म। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 और 2 दोनों में बच्चों आपका है, देखिए यहां भी एच न्यू, यहां भी आपका एम सी स्क्वायर ई। जब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा। जब लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यदि मैं कह दूं कि एच न्यू बराबर m इंटू सी स्क्वायर। अब बच्चों आप लोगों को भी पहले एक सूत्र बताया था कि न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर C अपान लेमडा होता है सर। ये होता है ना, न्यू बराबर C अपान लेमडा, तो H न्यू तो C अपान लेमडा। एक C से C कट जाएगा मेरे बच्चों, एक C से C कट जाएगा तो कितना हो बचेगा, M अपान लेमडा इक्वल, देखो भाई क्या कट गया, एक C से C, H अपान लेमडा। H अपान लेमडा इक्वल M इंटू सी। अब यहां से थोड़ा सा टास्क हमारा तरंगदैर्घ्य निकालने की, तरंगदैर्घ्य इधर ले जाएंगे बच्चों, तो लेमडा इधर H है और M इंटू सी नीचे आ जाएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर H अपान M इंटू सी। लगता तो कठिन है लेकिन कठिन है नहीं भाई, कठिन है नहीं, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखो यदि प्रकाश का वेग भी हो तो, प्रकाश का वेग भी हो तो लेमडा बराबर H अपान M भी और H अपान, तो H बराबर
सॉरी लैम्डा बराबर h/p, जहां p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग यानी संवेग। p बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग यानी संवेग। बस आप लोग जो निकाल रहे थे ना बच्चों, वो अपना आ गया, वो अपना आ गया। यदि हमने कहा कि भाई ये समीकरण आपका 2 था, तो चाहे समीकरण 3 की बात करें, समीकरण 4 की बात करें, समीकरण 4 की बात करें, चाहे समीकरण 5 की बात करें, सभी के सभी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करते हैं, और यही डी ब्रोगली तरंग समीकरण है बच्चों। खत्म। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग समीकरण है, बात खत्म। समझ में आई बात की गई? अब इससे एक निष्कर्ष निकल सकता है। क्या निष्कर्ष निकल सकता है सर? इससे निष्कर्ष निकल सकता है, देखो जरा। जैसे मान लीजिए लैम्डा जो तरंगदैर्ध्य है किस किस पर निर्भर करता है? लैम्डा जो है समानुपाती होता है 1/m के, यानी व्युत्क्रमानुपाती है m के। लैम्डा व्युत्क्रम है बच्चों वेग के, ठीक है, और प्रकाश के चाल के भी, या संवेग के भी, संवेग के भी व्युत्क्रम है। यानी किसी भी फोटान का द्रव्यमान अधिक होगा तो तरंगदैर्ध्य उसकी कम होगी। पहली बात बच्चों, यहां से आप लोग देखो, पहली बात आप लोग समझो कि यदि फोटान की बच्चों द्रव्यमान अधिक है तो उसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगी, उसकी तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा वेग क्या निष्कर्ष निकलता है? यदि फोटान का वेग अधिक है तो उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा। फोटान का वेग अधिक है तो तरंगदैर्ध्य उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा चीज यदि वेग शून्य हो जाए, तो लैम्डा जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि मान लीजिए कोई फोटान गति नहीं कर रहा है तो तरंगदैर्ध्य उसकी अनंत होगी। क्या होगी बच्चों? अनंत होगी। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोगों से बनना चाहिए कि यदि किसी फोटान के वेग को बढ़ा दिया जाए तो उसके तरंगदैर्ध्य में क्या होगी? तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा। फोटान के वेग को बढ़ाएंगे तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा। फोटान का द्रव्यमान अधिक होगा, तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा। फोटान का द्रव्यमान कम होगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। फोटान का वेग कम होगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगा। यदि फोटान गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, उस स्थिति में तरंगदैर्ध्य अनंत हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आज का 2 टास्क था, हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ भाई साहब, इस चैप्टर को खत्म किया। अगला चैप्टर बढ़िया स्टार्ट करेंगे, एकदम चौचक तरीके से, जो काम का होगा वही बात करेंगे। हाँ, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।